आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं ऑस्ट्रियन मिलिट्री एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर के एक स्ट्राइकिंग असेसमेंट के बारे में, जो कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया है। टॉम कूपर ने जो क्लेम किया है, अगर वो सच है तो ऑपरेशन सिंदूर में जितना हमने आकलन किया था पाकिस्तानी वायुसेना को हुए नुकसान का, उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान जो है ये पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। ऑस्ट्रियन मिलिट्री एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर का मानना है कि भारतीय वायुसेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया था, उस दौरान 6 नहीं बल्कि पाकिस्तान ने टोटल 19 एयरक्राफ्ट गंवाए हैं और इसके अलावा कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो डैमेज भी हुए हैं। दरअसल यहाँ पर टॉम कूपर ने अपना जो एनालिसिस है वो सामने रखा है, और अगर उनका एनालिसिस सही है तो जो नंबर्स बताए गए हैं ये स्पष्ट है कि पाकिस्तानी वायुसेना का किस प्रकार का फेलियर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो प्रदर्शित करते हैं। कूपर ने अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो डेटा हैं, उनको ब्रेक डाउन किया है। उन्होंने कहा कि 6 प्लेटफॉर्म को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्मेशन दे दी है। उन्होंने कहा कि 6 प्लेटफॉर्म जो थे वो हवा में तबाह किए गए। इसमें फाइटर जेट्स भी थे, इसमें एवैक्स भी शामिल थे। इसके अलावा जो 13 एयरक्राफ्ट हैं ये यहाँ पर पूरी तरीके से जो हैंगर्स हैं उनमें तबाह किए गए थे भारतीय वायुसेना के तरफ से। टॉम कूपर का कहना है कि पाकिस्तान को एक और एवैक का नुकसान हुआ था जो बुरी तरीके से डैमेज हुआ था हैंगर में। इसके अलावा एक IL-78MP जो कि एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है, ये भी डैमेज हुआ है, और एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और तकरीबन 10 फाइटर जेट्स का जो नुकसान है पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। हालांकि इंडियन सोर्सेज ने जो कंफर्मेशन दी है उसके हिसाब से बात माने तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने 6 एयरक्राफ्ट की जो कंफर्मेशन है वो सामने रखी है। हालांकि नंबर ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इनको पब्लिकली कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। कूपर का जो क्लेम है ऐसे समय पर आया है जब नई सैट इमेजेस जो हैं वो एनालिसिस के बाद सामने आनी शुरू हुई है, और वो इंटरनेशनल मीडिया जो एक समय में पाकिस्तान की जो है धुन रमता था, अब वो भी अपने जो पुराने बयान हैं या तो उनको डिलीट करने में लगा है या उनको मॉडिफाई करके प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान डिल्यूजन में जीता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इतने सारे एयर बेसिस को गंवाने के बाद भी उन्होंने आज जो अवार्ड सेरेमनी रखी थी उस दौरान उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराए जाने के लिए एक अवार्ड भी दे दिया है। ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा हुआ था उस दौरान वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उनके सामने था और उनको देखने को भी मिला था। लेकिन जाने दीजिए, टॉम कूपर का जो एनालिसिस है ये काफ़ी हद तक सही माना जा रहा है और पाकिस्तान को जो हाई वैल्यू एसेट्स का नुकसान है वो उठाना पड़ा है। टॉम कूपर ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान को अपने रेपुटेशन बचाए रखने के लिए जो फेक थ्योरीज हैं वो सामने रखनी पड़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सबसे सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक्स में अब गिना जाने लगा है, और एविएशन एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार की प्लानिंग हुई, जिस प्रकार का एग्जीक्यूशन हुआ, उसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है। भले ही पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो पपेट सरकार है ये चीज़ों को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन आंतरिक तौर पर वो भी जानते हैं कि उन्हें किस हिसाब का नुकसान हुआ है। टॉम कूपर का ये भी कहना है कि अगर ये चीज़ें और लंबा चलती तो पाकिस्तान को अनुमान से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता, और पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और इसके पहले भी टॉम कूपर ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान भी अपने जो रिसर्च है, अपना जो एनालिसिस है वो सामने रखा था। टॉम कूपर इकलौते नहीं हैं, बल्कि कई अमेरिकन और दूसरे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया है कि भारत की जो स्ट्राइक थी वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ थी, और हम सब ने ऑलरेडी उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो विजुअल्स आए थे अलग अलग एयर बेसिस से उनको देखा था। और आप कैसे भूल सकते हैं वो विजुअल, हालांकि इस समय वीडियो वो उपलब्ध नहीं है, उसको हम अपलोड भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आपने एक C-130 एयरक्राफ्ट को जलते भी देखा था। तो कहीं ना कहीं टॉम कूपर का ये जो एनालिसिस है ये सत्य प्रतीत होता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे जैसे भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में आगे बढ़ता जा रहा है, हमें इससे जुड़ी जो एडिशनल रिपोर्ट्स और अपडेट्स हैं वो देखने को मिलनी शुरू हो गई हैं। अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर हाल ही में NDTV की तरफ से कुछ नई जो ग्राफिक्स हैं वो सामने रखी गई थी, और अगर आप इन ग्राफिक्स को गौर से देखें तो आपको एक नोटेबल डिज़ाइन अपडेट देखने को मिलेगी जिससे कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट गुजरे हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ रिवील हुई है जो कि NDTV के ग्राफिक्स में शोकेस करी गई है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि जो अपडेटेड विजुअल है वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिल रहा है, और ये चेंज है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की पोजीशनिंग में। अब ये जो एयरक्राफ्ट की सेंटर लाइन है उससे अलाइन करके सेंटर में ही प्लेस करी गई है, जहाँ पर सिर्फ आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हेड जो है वही एक्सपोज नज़र आता है, यानी कि जो पुरानी फेयरिंग थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया है
और ये जो रीडिज़ाइन है, इसको लेकर कहा जाता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ प्रोफाइल है, वो काफ़ी इन्हांस हुई है इसके चलते, और जो सेंसर एफिशिएंसी है, वो भी काफ़ी इन्हांस हुई है। और क्योंकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, तो जाहिर-सी बात है, स्टेल्थ प्रोफाइल और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रकार के कदम काफ़ी ज़रूरी हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी कोलैबोरेशन में है, जहां पर उद्देश्य है एक ऐसे स्टेल्थ फाइटर को बनाना जो कि मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ आता हो, जो कि एयर टू ग्राउंड और दूसरे मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो। एनडीटीवी की तरफ से जो ग्राफिक्स सामने रखी गई है, उसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जो सिस्टम है, इसकी हाउसिंग को रिवील किया गया है। और अगर आप प्रीवियसली देखें तो इसे एक प्रोमिनेंट फेयरिंग के साथ इंटीग्रेट किया गया था, और इसे अब पूरी तरीके से रिपोजिशन करके एयरक्राफ्ट के सेंटर लाइन में ला दिया गया है। इस एडजस्टमेंट के बाद सिर्फ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हेड जो है, यही एक्सपोज है, जिससे कि रडार क्रॉस सेक्शन तो कम होगा, लेकिन एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो काफ़ी इनहेंस होंगी, जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स में एक क्रिटिकल एस्पेक्ट के तौर पर देखी जाती हैं। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की बात करें तो IRST एक पैसिव सेंसर होता है, जो कि एयरबॉर्न थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, और इसमें किसी प्रकार का जो रडार एमिशन है वो नहीं होता है, जिसका मतलब ये है कि इनसे जो कह सकते हैं डिटेक्शन है खुद के एयरक्राफ्ट की, वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी के साथ आएगा, और IRST को सेंटर लाइन में मूव करने से और अर्लियर फेयरिंग को एलिमिनेट करने से एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक क्लीनर एरोडायनामिक प्रोफाइल को अचीव करेगा, जहां पर हमें ड्रैग मिनिमाइज होता नजर आएगा। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शंस हैं, ये भी काफ़ी मिनिमाइज होंगे, जो कि इस डेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। हालांकि जो एक्सपोज्ड ईओ सेंसर हेड है, इसे भी कहा जाता है कि ये रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाया जा रहा है, जो कि इंश्योर करेगा कि जो इंफ्रारेड डिटेक्शन है वो ऑप्टिमल हो, और एयरक्राफ्ट की जो लो विजिबिलिटी डिज़ाइन है उसको ये एनहांस करे। हालांकि आपको बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ऑलरेडी 5 प्रोटोटाइप्स का जो अप्रूवल है वो मिल चुका है, और पहली उड़ान को 2028 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा और डिले का खेल यहाँ पर ना खेला गया, तो सब कुछ फिलहाल तो ऑन टाइम चल रहा है। हालांकि तेजस मार्क 2 को लेकर अब ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिस प्रकार का बैकलैश देख रही है, अब प्रोग्राम को किसी भी हद तक जाकर तेज करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों एयरक्राफ्ट, चाहे तेजस मार्क 2 हो, चाहे एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, इन्हीं से भारतीय वायुसेना की जो बैकबोन है वो फॉर्म होनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2040 तक ही सुखोई 30 MKI आपका साथ दे पाएंगे। उसके बाद इनको भी रिटायर करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है भविष्य में हमें एक जो बड़ी फ्लीट है वो AMCA और तेजस मार्क 2 की देखने को मिलेगी, और इसीलिए इनके डिज़ाइन और इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इनमें किसी प्रकार की कमी छोड़ने पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।